All right. Thank you very much. It's been after a long time that we are meeting Yeah, again. Uh, exactly. Today we are having Munibul Hassan with us. Thank you very much, Munib. Munib is a PhD scholar at Faculty of Science, Engineering and Technology at Swinburne University of Technology, Australia. He is having a publication of high quality research article in top journals. He has a distinction of being a gold medalist in bachelor's from electrical engineering department. He has also worked with Cloudcom, awarded with top peer reviewer 2019. And most importantly, kind, helping, and a wonderful gentleman. Thank you very much, Munib, for joining in. How are you? Thank you so much. I'm good. It's my pleasure to be here. How are you? I'm good. I'm good. Thank you, Munib. Okay, Munib. First of all, I would be requesting you to please tell us about yourself. How would you like to introduce yourself? आपने काफ़ी कुछ कह दिया है, so इसके बाद like लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, और आप अभी कहाँ पर हो, ताकि जब हम आपसे आगे गुफ्तगू का आगाज करें तो हम प्रॉपर्ली रिलेट कर पाए। अभी आप कहाँ पर हैं और कैसे पहुंचे हैं, लाइक कौन अभी सी मैं एस्पायरेशन। ऑस्ट्रेलिया में, जैसे मैंने बताया कि मैं थर्ड ईयर में पीएचडी कर रहा हूँ, थर्ड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ ऑस्ट्रेलिया में, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में। और द एक्चुअल प्रोसेस गोज फ्रॉम द सिक्स ईयर ऑफ माई बैचलर, लाइक सिक्स सेमेस्टर ऑफ माई बैचलर, कि मैं वहाँ पे था। और लाइक जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि स्कॉलरशिप्स कैसे लेनी है, फिर फॉरेन कैसे जाना है, या फिर कुछ भी ऐसा। तो आई जस्ट रैंडमली, जस्ट यू कैन से, asked from one of my supervisor, my teacher at that time, and I said कि मैंने स्कॉलरशिप पे जाना है तो क्या किया जाए। तो ही मेंशन कि अगर आप रिसर्च में अच्छे हो, अगर आप खुद को शो कर सकते हो कि आप अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, तो देर आर लॉट ऑफ सुपरवाइजर जो विलिंग हैं कि आपको अपना कैंडिडेट रख सकें, मतलब आपके साथ रिसर्च कर सकें और फ्यूचर में आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर सकें। तो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और उस टाइम पे तो रिसर्च का भी कुछ नहीं पता था। बट अलॉन्ग विद टाइम आई आस्क्ड हिम कि अच्छा मुझे आप गाइड करें, मुझे सुपरवाइज करें कि क्या करूं, किस तरह से प्रोफाइल बिल्ड करूं। और द जर्नी कंटिन्यूड फ्रॉम सिक्स सेमेस्टर, और फिर आई वर्क फॉर लाइक more than an year on the basic literature review of research, like to understand what exactly is research instead of just rushing के मुझे कोई research paper लिखना है, कुछ भी ऐसा। So it took like around 1 year and just to find out how to do research. And afterwards I worked over some research articles and they got published. And even like before publishing, I got the scholarship over here, क्योंकि जो important चीज़ थी कि I was able to show कि research conduct कैसे करनी है। So, man, like I got scholarship in Swinburne University, I got scholarship in University of Sydney, and like another university in Ireland. So I chose this one because of the research topic. वाह, वंडरफुल। सो सिक्स सेमेस्टर से आपने अपने लिए गोल सेट कर लिया, और की आउटकम शो करें कि आप रिसर्च कर सकते हैं, उनसे इनकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है, उस यूनिवर्सिटी को फ़ायदा होता है,
और जितनी फॉर एग्जांपल जितनी अच्छी रिसर्च कंडक्ट हो रही होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी को फायदा होगा, उस कंट्री की रैंकिंग अच्छी होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो ये सारी कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आप ये फिगर आउट करें कि आपने रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप में जाना है या फिर कोर्स वर्क बेस्ड स्कॉलरशिप में जाना है, और उसके बाद फिर अगर आप उसके बाद आप फाइंड आउट करें कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं स्कॉलरशिप रिसर्च में और कौन सी कोर्स वर्क में प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल रिसर्च में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, और वो अगर रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप ले भी लें तो उससे फिर आगे वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले ये फिगर आउट कर लिया जाए, और इन दोनों के पाथवेज थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे अगर रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप है तो मोस्टली स्कॉलरशिप जो होंगी वो आप उनमें पहले सुपरवाइजर को कांटेक्ट करेंगे, और फिर सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने के बाद आप फिर उनके अप्रूवल के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। जबकि कोर्स वर्क बेस्ड स्कॉलरशिप में आपके एसओपीज बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काफी ज्यादा मैटर करेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे इरास्मस की स्कॉलरशिप है वो प्योरली कोर्स वर्क है। आप 3 सेमेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में स्पेंड करते हैं, और आखिरी एक सेमेस्टर जो है मास्टर्स का वो आप इंटर्नशिप करते हैं। उसमें आपकी कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करनी होती, उसमें आपको किसी सुपरवाइजर से कांटेक्ट नहीं करना होता। लेकिन जो बाकी रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं उसमें आपको पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है, और फिर सुपरवाइजर्स के अप्रूवल के बाद अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड अगर प्रोसीजर ऑस्ट्रेलिया का बताऊं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर देते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, और वहाँ पे अक्सर तो ये भी मेंशन नहीं करते कि हमें स्कॉलरशिप चाहिए, जैसे वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। उन्हें 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कॉल आ जाती है कि अच्छा आपका एडमिशन हो गया, और फिर कहते हैं कि $40,000 सबमिट करवाएं ताकि आपने आगे पढ़ना है। तो या फिर अगर वो कर रहे होते हैं कि अगर वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज का, तो आपको पूछा जाता है कि आप किन सुपरवाइजर के पास काम करना चाहते हैं। उसमें मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि बस रैंडमली कोई भी उनकी प्रोफाइल से नाम पिक किया और पुट कर दिया। अब होता ये है कि ये सारे फॉर्म्स जिन जिन का आप नाम लिखते हैं उनके पास जाते हैं, वो उसको अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स पहले सुपरवाइजर से कांटेक्ट ही नहीं करते, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना प्रोसेस नहीं हुई, रिजेक्ट होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ऑस्ट्रेलिया में, स्पेसिफिकली अगर ऑस्ट्रेलिया में ही बात करें, तो आप सबसे पहले सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करें, उनका अप्रूवल लें, और वो आपको इवन ये भी बता सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है। अक्सर सुपरवाइजर्स के पास अपनी फंडिंग्स होती हैं, तो आपको कह सकते हैं अच्छा इस फंडिंग में अप्लाई कर दो या इस फंडिंग में अप्लाई कर दो। तो प्रोसेस यही होगा कि सबसे पहले तो आप एक अच्छी सीवी बनाएंगे। डेफिनेटली अगर आपकी सीवी नहीं है अच्छी तो आपको सुपरवाइजर अप्रूवल नहीं देंगे। आप सीवी बनाएंगे, कवर ईमेल बनाएंगे, अपना सॉर्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल अक्सर बनाएंगे। कभी कभार सुपरवाइजर कहते हैं कि हम खुद प्रपोजल बना दो, या फिर कोई टॉपिक वो खुद दे देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। तो आप ये तीनों चीजें बनाकर सुपरवाइजर को कांटेक्ट करेंगे और उनकी प्रोफाइल स्टडी करेंगे अच्छे से ना, कांटेक्ट करने से पहले, कि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं इस फील्ड में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने अभी तक ये काम किया है। तो इसके बाद जो है ना फिर वो जब आपको प्रूफ करेंगे फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। राइट। सो तो ये एक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के लिहाज से आपकी सीवी, आपका कवर लेटर और प्रपोजल जरूरी है। हम अगर फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए डॉक्यूमेंट्स के बात लिहाज करें। से, जी जी, हाँ, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी सीवी जरूरी है, सीवी और कवर ईमेल, ठीक है। और ठीक जब है। उनका अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए। अक्सर सुपरवाइजर्स कैंडिडेट की क्वालिटी चेक करने के लिए कि मतलब ये रिसर्च कर भी लेगा या नहीं कर लेगा, तो उसको कहते हैं कि आप इस टॉपिक पर रिसर्च प्रपोजल बनाओ। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले आप रिसर्च प्रपोजल भी प्रिपेयर कर लो। लेकिन अक्सर अगर आप पहले ही उनको इंटरव्यू में या फिर इस तरह से शो कर दें कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल्स कोई कहने की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बस बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी भी 2-3 पेजेस का रिसर्च प्रपोजल आप किसी भी टॉपिक का, आपके प्रोस्पेक्टिव टॉपिक पे आप जमा करवा दें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही होगी। और इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए आपको, या फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आइल्स चाहिए, वो चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं। लेकिन अगर वो सब चीज़ें हों भी, आपके पास सुपरवाइजर का अप्रूवल ना हो, तो बहुत मुश्किल है आपको स्कॉलरशिप मिलना। ठीक है। यानी अब हम ये समझें कि चलें, डॉक्यूमेंट्स तो एक साइड पे, ये सब तो जरूरी है, आईलेट्स, टॉफल वगैरह जो। वैसे ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वो टेस्ट एक्सेप्टेबल है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो आइल्स तो एक्सेप्टेबल है ही है, और उसके बाद इनका अपना एक टेस्ट है पीटीई। लेकिन सजेस्ट यही किया जाता है कि जो स्कॉलरशिप हंट करे वो आइल्स दे लें, क्योंकि पीटीई बहुत कम कंट्रीज के लिए जो है ना वो आपको कहेगा, अप्रूव करेगा। अब तो शायद वैसे इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन भी हो रही है, लेकिन आइल्स सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप आइल्स दे लो। लेकिन अगर आप प्योरली सिर्फ टारगेट ही ऑस्ट्रेलिया को करें तो पीटीई दें, वो आइल्स से थोड़ा सा चीपर है।
शायद आइट्स 35,000 समथिंग के, और पीटी 22 और 23 का होगा आपको पाकिस्तान में। तो ये आप पाकिस्तान पाकिस्तान से हो जाता है ये, मतलब पाकिस्तान से हो कैन जाता आई है परचेज? पीटी। अभी अभी अब जितनी अच्छी सीवी बना के भेजेंगे तो लगता है कि अच्छा इसने एफर्ट किया, या आगे एफर्ट कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस वो एक ही सीवी का टेम्पलेट नेट से पिक किया, उसमें बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं की, कुछ भी अपने ऐड नहीं किया, बस वो कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। तो सीवी से पता चल जाता है कि किस तरह से आपने जो है ना वो कितनी एफर्ट की है। तो यूरोपास इज नॉट अ मच रिकमेंडेड फॉर्मेट ओवर हियर। So what's the alternative? What you would suggest? आपको वर्ड पर बहुत अच्छे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, बट डू नॉट गो फॉर अ वेरी फैंसी वन। मतलब सिंगल कॉलम आपकी सीवी हो जिसके ऊपर आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कन्वे कर सकें। बहुत ज़्यादा आपके पास ब्लैंक स्पेसिस ना हो सीवी के ऊपर। ये अक्सर सीवी होती हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बनी होती है, राइट साइड पूरी खाली होती है। क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली स्टूडेंट्स की सीवीज देख रहा होता हूँ, तो पूरी राइट साइड उन्होंने खाली रखी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट पे दी होती है। तो वो उनको कहा जाता है कि आप फिट इन करें, मतलब इस तरह से ना हो कि अब पूरी ब्लैंक स्पेस जो है ना वो स्पेसिस 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 आ रही हो। तो आप कोई भी वर्ड से अच्छा एक नाइस टेम्पलेट पिक करें, आपको बहुत ज्यादा वर्ड के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और उसको फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करें, उसमें अपनी पिक्चर और तरह से सेट कर लें, इस तरह से ना लगे कि बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है। तो यूरोपास के अलावा बाकी कोई और टेम्पलेट आप उसको देखें। ठीक है सर, मैंने अपनी सीवी बना ली वर्ड के ऊपर, ठीक है, और मैंने सेंड पीडीएफ में और करनी है उसको या वर्ड फॉर्मेट में सेंड? सेंड तो पीडीएफ में करनी है, वर्ड फाइल में ठीक बिल्कुल है भी जी। नहीं करनी। मैंने अपना, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से मेरे माइंड में ये होना चाहिए, अपना कवर ईमेल, उसमें मैंने अपना प्रपोजल भी बना लिया कि मैंने आगे पीएचडी में कौन से टॉपिक पे मैं रिसर्च करना चाह रहा एग्जैक्टली। हूँ। इसके साथ एसओपी है, मेरा मोटिवेशन लेटर है कि जी मैं क्यों करना चाह रहा हूँ और मैं क्यों इस जी यूनिवर्सिटी में आना चाह जी रहा हूँ, मेरा आगे मकसद क्या है और क्यों मुझे आप जी। स्कॉलरशिप दें। ठीक है जी। एग्जैक्टली आईलेट्स exactly. इसके साथ वगैरह साथ और आइस हो गया, हाँ। और रिकमेंडेशन लेटर्स, आपके प्रीवियस टीचर्स के जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं ना, 2 रिकमेंडेशन लेटर जो कि आप कहें कि आपकी तारीफ कर रहे हो, मतलब ऐसा रिकमेंडेशन लेटर नहीं ठीक है। जिसमें हो कि ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है। मतलब एक कोई आपके जो प्रीवियस एफआईपी सुपरवाइजर्स होते हैं या थीसिस सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा वर्थ रखता है। ठीक है। तो अब रिकमेंडेशन लेटर में बहुत अक्सर औकात ये भी होता है, आपने आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि टीचर्स के पास, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता या उनको आइडिया नहीं होता, तो आप खुद भी उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। जी। उसके ऐसे ही लिए जगहों। बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। आपने जब ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली, ठीक है, और अपने अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए, फॉर एग्जांपल लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स, और वो उनकी अटेस्टेशन भी ज़रूरी होती है, क्योंकि एचईसी से मोफा से वो जो भी अटेस्टेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेरी करती रहती हैं अक्सर। तो वो सब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आपने अपनी फील्ड के सुपरवाइजर्स ढूंढने हैं। सुपरवाइजर ढूंढने के लिए मल्टीपल वेज हैं। सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उनकी फैकल्टी लिस्ट में जाएं, और वहां से आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर्स की लिस्ट मिल जाएगी कि ये पर्सन है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये लोग हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस में ये लोग हैं। और वहां से आप फिर उनको कांटेक्ट करें, उनकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल देखें, देखें वो रिसेंट क्या काम करें। गूगल स्कॉलर में ना 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक हाईली साइटेड वर्क्स होते हैं, और एक ईयर वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की होती है ना। जो हाईली साइटेड वर्क्स होते यस। हैं, तो वो हो सकता है कि उन्होंने 10 साल पहले काम किया हो, अभी उस पर काम ही ना कर रहे हो।
तो उधर से आपने स्पेसिफिकली ईयर सिलेक्ट करना है कि मैंने ईयर वाइज देखना है, और उनके रिसेंट आर्टिकल्स पढ़ें। अक्सर आप पूरे पूरे आर्टिकल्स पढ़ के समझ नहीं सकते, बट एटलीस्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें और उनको कहें कि मैंने आपकी इस फील्ड के रिलेटेड आर्टिकल्स देखे हैं और मैं इसमें काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। और फिर ये भी नहीं कि बस वो रैंडमली बस बता दिया, उसको थोड़ा खुद भी देखें कि उसमें हो क्या रहा है, ताकि अगर वो इंटरव्यू के लिए कॉल करें या कुछ भी ऐसा करें तो आप उनको टैकल कर सकें। एक वे तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी वेबसाइट्स पे जाएं। फिर उसी तरह से दूसरा वे है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फाइंड अ सुपरवाइजर का स्पेसिफिकली ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे। सब पे नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, 8-10 वेबसाइट्स पे, 8-10 यूनिवर्सिटीज में ऐसे हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे और फिर वहाँ पे लिखेंगे सुपरवाइजर, मतलब सर्च बार में सुपरवाइजर लिख देना, तो खुद ही लिंक देने देंगे फाइंड अ सुपरवाइजर। वहाँ जाके आप अपनी फील्ड लिखेंगे या फिर रिसर्च टॉपिक भी लिख सकते हैं, और जितने लोग उस टॉपिक में काम कर रहे होंगे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये एक अच्छा वे है, तो उनको फिर कांटेक्ट करेंगे कि हम आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं। फिर आपको अगर अप्रूवल अप्रूवल दें कि ठीक है आप फिल इन करो एप्लीकेशन, तो आप फिल इन कर सकते हैं उसमें। फिर आगे ये होता है कि या तो आपको वो कहते हैं कि आप नॉर्मल जो इनकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, RTP स्कॉलरशिप, रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप उसमें अप्लाई करें। वो आप जब यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप टिक कर देते हैं कि आई वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि सुपरवाइजर्स अक्सर कह देते हैं कि आप RTP में तो अप्लाई करोगे ही करोगे, आप इस फंडिंग को भी साथ लिखो। वो अक्सर सुपरवाइजर्स के पास यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं और उसकी बेस पे ना उन्हें फंडिंग्स मिली होती हैं, तो वो इतने स्टूडेंट्स रख सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ये लिख दो। तो अगर इस तरह की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सुपरवाइजर कहता है कि ये फंडिंग है इसमें अप्लाई करो, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। RTP में फिर भी आप कम्पीट करते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जितने अप्लाई किया होता है उसमें आपकी रैंकिंग होती है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फंडिंग मिल जाती है फंडिंग की बेस पे, तो बहुत ज्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है। वंडरफुल। अच्छा मुनीब, मुझे समझ ये आ रही है कि एक तरफ स्कॉलरशिप के लिए मैंने अलग से एक प्लान है, और जो वहां पर एडमिशन के लिए, और दूसरी तरफ स्कॉलरशिप है। सो क्या ये पॉसिबल है कि मेरा एडमिशन हो जाए और मुझे स्कॉलरशिप ना मिले, मतलब बिल्कुल फंडिंग ना पॉसिबल है, मिले, अगर बस स्कॉलरशिप आए? बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई कर देंगे कि मैंने PhD करनी है, और आपका एडमिशन शायद 2 हफ्ते में हो जाए, और आपको आउटकम आ जाए कि आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन स्कॉलरशिप मिलना ना मिलना वो एक अलग प्रोसीजर है। मतलब उसमें जब तक आपको ओके। आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट मुनीब, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन। अच्छा, ये काफी इसका रोला होता है कि यार कितनी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, कौन सी जर्नल्स में होनी चाहिए, फिर इम्पैक्ट फैक्टर्स और बड़ी इस तरह की बातें बातें ना। तो अब हम्म। लोकल मेरी पब्लिकेशन है, ठीक है जी, तो क्या वो मैटर करेगी? कुछ इंडियन हमारे पास, मेरे काफी सारे दोस्त भी हैं इंडियंस बाय द वे, तो कुछ वहां पर भी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको प्रेडेटरी जर्नल्स हम कहते हैं, तो उसमें भी पब्लिकेशंस जी। हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि जी HEC के पास वो अप्रूव नहीं है। तो इसको जरा इनकॉर्पोरेट करो HEC की जो अप्रूव्ड लिस्ट है जर्नल्स की, और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन आपके रिसर्च आर्टिकल्स, क्योंकि काफी मुश्किल क्राइटेरिया होते हैं बड़े जर्नल्स का। तो इसके ऊपर जरा कमेंट करना यार, कितनी इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप? सबसे पहले तो जो रिसर्च आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है। मतलब अगर आपका एक अच्छी जगह पे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एज देगा। लेकिन अगर आपका अच्छी जगह पे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश नहीं है, मतलब जैसे लोकल लोकल वेन्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो भी आपको एज ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कि अगर एक लिमिट में हो। और जो प्रेडेटरी जर्नल्स हैं या प्रेडेटरी कह लें कि कॉन्फ्रेंसेस तो नॉर्मली प्रेडेटरी नहीं होती, पर जर्नल्स होते हैं ना, तो उनमें अगर आपकी पब्लिकेशन है तो वो उसको तो शो भी ना करें, वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जर्नल्स हैं कि वो आप उनमें कुछ भी लिखकर भेज दें तो आपका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से एक बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी हैं। अगर आप सजेस्ट ये किया जाता है कि जैसे अभी रिसेंटली मेरे कुछ जो है ना दोस्तों को स्कॉलरशिप मिली है यहाँ पर, तो उनका शायद 3.3 समथिंग GPA था, 3.35 एंड 3.38, एंड दे गॉट द स्कॉलरशिप। और उनका कोई एक्सेप्शनल जर्नल आर्टिकल नहीं था, बट उनको सुपरवाइजर जो थे वो उन्होंने जैसे मैंने आपको फंडिंग का बताया कि दे कन्विंस्ड कि हम काम कर सकते हैं, और उनका शायद कोई कॉन्फ्रेंस आर्टिकल था। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप पहले अपने टेक्निकल प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप सुपरवाइजर्स को कन्विंस कर सको। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल मैटर करता है, लेकिन अगर आपका रिसर्च आर्टिकल नहीं है तो कोशिश ये करो कि अगर आप लिख सकते हो अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छे से अच्छी जगहों पे पब्लिश करो। अगर आपका आर्टिकल सबमिटेड भी होगा ना तो आप एटलीस्ट वो उसको अपनी CV में मेंशन कर सकते हो कि इट इज सबमिटेड। ठीक है, कोई आपसे ये क्वेश्चन रेज नहीं करेगा कि आपका एक्सेप्ट हो तो फिर हम करें, एटलीस्ट यू कैन मेंशन कि सबमिटेड है। आप उसको आर्काइव पे अपलोड करके आप उसको शो भी कर सकते हैं कि ये देखें ये आर्टिकल है। और लाइक मैटर करेगा, रिसर्च आर्टिकल मैटर करेगा, लेकिन कभी भी
प्रेडेटरी जर्नल का आर्टिकल नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। एक और जो मेल प्रैक्टिस हो रही है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैचलर्स लेवल पे कुछ भी लिख कर, ठीक है, वो लोकल कॉन्फ्रेंसेस आजकल तो काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं, उनकी कोई खास वर्क नहीं होती। अब उनके 8 8 10 10 पेपर्स आ रहे हैं उन कॉन्फ्रेंसेस में, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मेरे सुपरवाइजर अक्सर मेरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये प्रोफाइल्स आई हैं, इनको देखना है किसको रखें किसको ना रखें, या फिर इस तरह से, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को वैसी साइड पे कर लेते हैं कि इनकी बेस सही नहीं बनी हुई रिसर्च की, ये रिसर्च को कुछ और समझ रहे हैं। मतलब अगर आपका हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का भी कुछ दिनों पहले डिफेंस हुआ, मतलब सेकंड ईयर का फाइनल था, थर्ड ईयर स्टार्ट करना था उन्होंने, तो उनके कोई रिसर्च आर्टिकल अभी तक पब्लिश नहीं है, और वो अभी दे आर इन थर्ड ईयर, ठीक है, कोई अभी तक एक रिसर्च पेपर भी उनका पब्लिश नहीं है। तो ये जो एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान में कि रिसर्च पेपर नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट अ स्कॉलरशिप एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये बहुत एक गलत इन्वायरमेंट है, उसकी वजह से बहुत फॉल्स प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। और फिर कुछ स्टूडेंट जो इन फॉल्स प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं कि 8 10 15 पेपर की बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, उनकी सीवी वैसी सुपरवाइजर्स ना साइड पे कर देते हैं कि हमने इनको नहीं रखना, क्योंकि रिसर्च डिमांड्स पेशेंट, माशाल्लाह आपने रिसर्च की होगी तो आपको अंदाजा होगा कि वो उसमें आपको एक ही चीज में साल साल लग जाते हैं, 2 2 साल लग जाते हैं, और उसके बाद कोई आउटकम आती है। अब हमारे बैचलर्स के स्टूडेंट्स, उन्हें कुछ सुपरवाइजर्स वहाँ पे मिसलीड कर देते हैं, कुछ उन्हें खुद भी नहीं पता होता, कुछ वो एक शौक होता है, अच्छा है मेरा पेपर आ रहा है, तो इसकी वजह से ना वो एक लिखते हैं फिर दूसरा लिखते हैं, वो 15 15 हज़ार के पेपर आते ही जाते हैं, 15 हज़ार 20 हज़ार उस कॉन्फ्रेंस की फी होती है, वो 5 6 स्टूडेंट लिखते हैं, एक लिखते हैं, 5 6 लोगों का और नाम डालता है, और उनका एक पेपर आ गया, फिर दूसरा लिखेगा, 5 6 का और डालेगा, वो 8 10 पेपर से जब अप्लाई करते हैं तो सुपरवाइजर्स पहले ही कहते हैं हमने ऐसे लोगों को रखना ही नहीं है। तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का ना। तो इस चीज को रिफ्रेन करना है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कॉन्फ्रेंस आर्टिकल पब्लिश करना है, तो एटलीस्ट डू समथिंग कि जो आप, अगर आपको सुपरवाइजर बाद में मांग लें कि आपने जो पेपर लिखे हो मैं शेयर करो, तो आप शेयर करने के काबिल तो हो ना, ये ना हो कि उसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो और आप उसको क्योंकि अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है कि सुपरवाइजर्स ना, पहले नहीं, जब मैं अप्लाई कर रहा था मेरे से सिर्फ एक सुपरवाइजर ने मांगा था कि आपने जो आर्टिकल सबमिट किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सबमिटेड आर्टिकल्स थे तो कुछ पब्लिश नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आर्टिकल दिखाओ। लेकिन अब नॉर्मली तकरीबन सब ही मांग रहे हैं कि आपने जो आर्टिकल पब्लिश किए हैं ना वो दिखाएं तो सही कि क्या लिखा क्या हुआ है उसमें आपने, तो क्योंकि पहले इतना ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। And what about thank you for sharing that, Munib. What about local पाकिस्तान के अंदर HEC ने कैटेगराइजेशन की है XYZ की ना, तो अब X में तो कमी है, Y में है, और फिर Z की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो अब Y तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी की Y कैटेगरीज में लाइक कर रहे होते हैं ना, तो अगर कोई वहां पर अपनी पब्लिकेशन करता है, सो उसके वेटेज में, और इंटरनेशनल, कोई इंटरनेशनल हमारे लिए इंटरनेशनल होगा ना क्योंकि पाकिस्तान से बाहर है, तो इसमें कोई डिफरेंस होता है, वर्थ में डिफरेंस होती है कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर है, पाकिस्तान में तो इम्पैक्ट फैक्टर होता नहीं है, वाई कैटेगराइजेशन XYZ है, तो इसका क्या तरीका होगा? HEC की रैंकिंग को मेरा नहीं ख्याल क्योंकि बाहर कहीं पे माना जाता है, मतलब कोई भी कॉन्फ्रेंस है ना या कोई भी जर्नल है तो उसकी रैंकिंग उसी हिसाब से, मतलब इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे जर्नल की रैंकिंग जो है ना वो वेब ऑफ साइंस वाले डिसाइड करते हैं, JCR वाले ना, तो वेब ऑफ साइंस वाले पूरे, मतलब पूरी हर जर्नल की इंडेक्सिंग करेंगे, उसके बाद उसका इम्पैक्ट फैक्टर काउंट करेंगे। तो इसी तरह से जो कॉन्फ्रेंस की मल्टीपल रैंकिंग है, कॉन्फ्रेंस की को रैंकिंग होती है, क्यू रैंकिंग होती है, तो आप उसमें देख लें कि वो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनली किस रैंक में लाई करती है। जैसे पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस है, जो कॉमसेट्स वाले करवाते हैं, मेरे माइंड से उसका नाम स्किप हो गया, वो कॉन्फ्रेंस शायद C रैंक में है, उसमें कोर रैंकिंग में C या D रैंक में, तो एटलीस्ट दैट इज रैंक, उसके अलावा मुझे कोई भी पाकिस्तान की लोकल कॉन्फ्रेंस रैंक नहीं मिली, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत ज्यादा कह लें कि हो रही होती हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अच्छी जगह पब्लिश करो, अगर अच्छी जगह पे नहीं हो रही तो एटलीस्ट आप एक अच्छा काम करके पब्लिश करो। HEC की रैंकिंग बाहर मैटर नहीं करेगी, जितना मैंने किसी को भी यहाँ पे HEC की रैंकिंग के बारे में बात करते हुए ही नहीं सुना। जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो मैटर करती है, मतलब जर्नल्स के लिए वेब ऑफ साइंस के इम्पैक्ट फैक्टर मैटर करेगा, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंसिस के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया में प्योरली कोर रैंकिंग वर्क करती है, core.edu.au, वहाँ पे आपको मिल जाएगी उसकी ना हर कॉन्फ्रेंस की रैंक, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इम्पोर्टेंट करें तो आपको रैंकिंग मिल जाएगी। बट ये जो है ना वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज़्यादा इसका ओरिएंटेशन है, इसके अलावा बाकी बाकी कॉन्फ्रेंसिस के लिए क्यू रैंकिंग है और बाकी इस तरह से और रैंकिंग वेबसाइट्स हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुनीब, रैंकिंग रैंकिंग तो ठीक है, समझ आ गई। अब मैं समझना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान की लोकल यूनिवर्सिटीज की जर्नल्स में आप पब्लिश करते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा आसान पड़ता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल जर्नल्स ना, तो अगर हम्म। हम उधर पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल,
ठीक है, अपना काम या किसी दोस्त का काम उठा के उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं और जी नाम डाल देते हैं, तो इसको वेटेज दी जाएगी? मतलब अगर कोई ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप के लिए उसको मेंशन कर देता है अपने सीवी वगैरह। बहुत मिनिमम वेटेज होगी, अगर दी भी जाएगी तो बहुत मिनिमम वेटेज होगी। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अच्छी रैंकिंग में जो है अच्छी जगहों पे पब्लिश करो। वो टाइम जरूर लगता है उसमें, मतलब किसी भी आप 1 या 2 इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में भी आप पब्लिश करें तो उसका टाइम तो है, लेकिन एटलीस्ट उसकी वर्थ होगी। वो अगर आपका सबमिटेड भी होगा ना आर्टिकल तो उसकी भी वर्थ होगी, इनसे शायद ज्यादा ही हो। क्योंकि लोकल में आप अगर तो आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो आपको हमेशा यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप अच्छी जगहों पर पब्लिश करें। अगर आप अच्छा काम नहीं करें तो फिर आप वो शो भी नहीं करवा सकते ना कहीं पे। तो मेरी अगर आप मेरी या पर्सनल सजेशन लें तो मैं किसी भी स्टूडेंट को ये सजेस्ट नहीं करता कि आप लोकल वेन्यूज में, लोकल जर्नल्स में पब्लिश करें। आप किसी भी लोअर इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत से जर्नल्स हैं। अब स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है वो ये कहते हैं कि हमने तो रिसर्च कंडक्ट नहीं की, हम एफआईपी को जो है ना वो कॉन्फ्रेंस आर्टिकल में पब्लिश करना चाहते हैं। तो उनको कहा जाता है कि बहुत से IEEE के मैगजीन्स हैं, IEEE कम्युनिकेशन मैगजीन है, IEEE पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन है। इस तरह के मैगजीन जो प्योरली सिर्फ प्रोजेक्ट्स को ही पब्लिश कर रहे होते हैं, और इनका बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर भी है, और इनका रिव्यू प्रोसेस भी थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी है। ठीक है, एक तो अगर आप इनमें किसी में पब्लिश करो तो उसकी वर्थ ज्यादा होगी। सेकेंडली, अगर आप कहते हो कि हमने लोकल जर्नल्स में पब्लिश करना है, आप अपनी फील्ड के IEEE के थोड़े से न्यू जर्नल्स देख लो जिनको अभी तक इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला। वो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा, मतलब एटलीस्ट आपके नाम के साथ अगर IEEE का जर्नल लगा होगा ना तो उसकी बहुत ज्यादा वर्थ है कि आप किसी भी लोकल वेन्यू में पब्लिश करें। तो मैं पर्सनली तो सजेस्ट नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने ये पब्लिश करा है तो मैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जर्नल्स, अपने अपने जर्नल्स अब तो निकल आए हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब आई ट्रिपल तो खैर इंजीनियरिंग के लिए है, हर फील्ड के आपको मिल जाएंगे। तो आप उनके न्यू जो हर साल कुछ नए जर्नल्स आते हैं, जैसे भी रिसेंटली एक आया है ट्रांजैक्शन ऑन सस्टेनेबल कंप्यूटिंग है, वो 4-5 साल पहले आया है। वो भी ISI इंडेक्स शायद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसको अभी इम्पैक्ट फैक्टर नहीं मिला। तो उसमें पब्लिश करना कंपैरेटिवली इजी होगा कि अगर आप किसी 8-10 इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में पब्लिश करें। तो आप ऐसे जर्नल्स टारगेट कर लें जहाँ पे आपकी, अभी रिसेंटली IEEE ने बहुत ज़्यादा जर्नल्स लॉन्च किए हैं, तो आप उनमें से देखें कि आप किसको टारगेट कर सकते हैं तो उसमें पब्लिश करें, बजाय इसके कि आप लोकल वेन्यूज में जा रहे हो। राइट। सो मुनीब, आप कह रहे हैं कि क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, ना कि आपकी बहुत सारी पब्लिकेशंस हों, नंबरिंग के ऊपर आपकी नंबर स्कोर गेम एग्जैक्टली नहीं है, exactly. वो देखते ही आजकल और चेक नंबर भी स्कोर करते हैं कि गेम कहाँ आपके लिए पर हो नेगेटिव पे भी जा सकती है अगर अच्छी जगहों पर नहीं है तो। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी और रिसेंटली एक इस स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया और उनके शायद 15 या 20 आर्टिकल्स हैं कॉन्फ्रेंसिस में। ठीक है, और उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, उन्हें रिप्लाईज नहीं आ रहे, किसी कोई सुपरवाइजर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपने नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस पेपर्स रिड्यूस करें और जो अच्छे हैं वो सिर्फ वो ऐड करें, और उनको एक्सटेंसिवली आप क्योंकि आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल तो ऐड कर रहे होंगे ना, बट अब फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये उस टाइम पे काम किया लेकिन मेरे प्रोमिनेंट वर्क्स ही हैं। मतलब आप प्रोमिनेंट वर्क्स डिस्कस करें, ताकि इंस्टेड ऑफ आप जब 20 आर्टिकल्स मेंशन कर रहे थे कि मैंने 20 आर्टिकल्स बैचलर्स में लिख ली हैं, 20 आर्टिकल्स मास्टर्स में लिख ली हैं, तो सुपरवाइजर कहते हैं कि अब इन्हें PhD की क्या जरूरत है, इन्हें तो वैसे ही इतना काम कर लिया। सारा सारा काम अगर ऑलरेडी कर दिए तो फिर हाँ, हमारे महीने महीने आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है और ऐसे ही है। कोई रेशनल वजह नहीं होती। तो इस दौरान अगर किसी और दोस्त के साथ किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट उठाकर या उसका जो थीसिस उठाकर आप उसमें से पेपर निकालना चाहें, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप तो उसमें सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी तो बिल्कुल करें, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मतलब अगर आप जिसका थीसिस उठा रहे हो
उससे अप्रूवल ले रही हैं और उसको उससे भी डिस्कस कर रही हैं, और मतलब आप एक किस्म का कंट्रीब्यूट करें ना, दो लोग आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक सफिशिएंट अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। और वैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप फ्री हैं, आप उस टाइम पे टेक्निकल काम नहीं कर रहे, आपको सुपरवाइजर ऐसा छोटा टेक्निकल काम नहीं कर रहे, तो आप किसी रिव्यू आर्टिकल की तरफ चले जाएं, आप सर्वे आर्टिकल की तरफ देखें। और सर्वे आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है, क्योंकि वो आपके साइटेशंस को भी इंक्रीज करते हैं, और आपके कह लें कि बहुत अच्छे वेन्यूज पे पब्लिश हो सकते हैं अगर आपने अच्छा लिखा हो। मतलब सर्वे आर्टिकल्स के लिए आपको कोई बहुत हाई एंड कह लें कि वो भी नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, कोई टूल्स नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा सर्वे कंडक्ट करना आना चाहिए, मतलब उसके बारे में लिखना आना चाहिए। तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी और बंदे के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो इट्स कोई वो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एज फार एज कि आप अच्छा कंट्रीब्यूशन उसके साथ कर रहे हैं। ये ना हो कि बस आप उस किसी को कह रहे हो कि बस मेरा अपना इस पेपर में नाम डाल दो, फिर जब मैं अपना पेपर लिखूंगा तो मैं अपना नाम डाल दो, आपका नाम डाल दूंगा, तो ये एथिकली रॉन्ग है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। राइट, राइट। और एक चीज और, लाइक मैं उसको खुद नहीं समझ पा रहा होता हूँ। अभी आपने बीच में क्या, आप रिव्यू आर्टिकल्स करने हैं, इसी तरह आपने जी कहा है। जी जी तो जी। यानी जो ऑलरेडी अच्छी जर्नल्स के अंदर कोई अच्छा आर्टिकल आपको मिलता है अपनी फील्ड से हम्म रिलेटेड, तो हम्म। उसको लेके आप उसके ऊपर मजीद काम कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, रिव्यू आर्टिकल्स मीन्स ये कि आप कोई भी फील्ड पिक करते हैं और उस फील्ड में आज तक जितना भी काम हुआ है आप उसको समराइज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं कहूँ कि अगर मैं ब्लॉकचेन को पिक करता हूँ या फिर मैं स्मार्ट ग्रिड को पिक करता हूँ, तो कम्युनिकेशन इन ब्लॉकचेन को लेट्स सपोज मैंने ले लिया, तो आज तक जितने भी लोगों ने ब्लॉकचेन की कम्युनिकेशन में काम किया होगा मैं उनके आर्टिकल्स को पिक करूंगा, उसको क्लासिफाई करूंगा कि अभी तक ये काम हुआ है, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके ऊपर प्रॉपर एक रिव्यू आर्टिकल्स नॉर्मली 20-30 पेजेस मिनिमम होते हैं, और वो भी डबल कॉलम IEEE फॉर्मेट ना। तो आप उसको प्रॉपर कैटेगराइज करते हैं कि ये काम हुआ है, फिर उसमें अपना हर एक काम के ऊपर ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं कि इस काम को इस तरह से बेटर किया जा सकता है, उनके एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, और उसमें मतलब वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है। तो लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट जो है ना वो टेक्निकल चीज़ों की जरूरत नहीं होती, टेक्निकल इन द सेंस कि आपको मशीनरी नहीं चाहिए होती, आपको लैब नहीं चाहिए होती, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा मास्टर्स कंप्लीट कंप्लीट हो गया, अब हमारे लैब की एक्सेस नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते, हम सिमुलेशंस कैरी आउट नहीं कर सकते। तो फिर उनको ये कहा जाता है कि आप वेटिंग पीरियड में ये कर लें, रिव्यू आर्टिकल की तरफ आप देख लें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपनी कोर्स फील्ड के जो है ना कोर्सेज आप बहुत से कर सकते हैं। एक है कि आप रेंडमली कोर्स सिरा खोलें और एक कोर्स करना शुरू करें, फिर दूसरा करना शुरू करें, फिर तीसरा नहीं। आप अपनी फील्ड के पहले देखें कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा देंगी, फ्यूचर में भी वो भी रिसर्च के ओरिएंटेड फ़ायदा देंगी। फॉर इंस्टेंस अगर आप इंजीनियरिंग के या फिर बहुत से सिमुलेटर्स हैं, अब अगर वो सिमुलेटर पे काम करना सीख लेते हैं तो सिर्फ उस सिमुलेटर की बेस पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाती है कि इसको जैसे कम्युनिकेशन में NS3 या NS2 है, नेटवर्क सिमुलेटर 2 ना, वो लोग उसमें PhD में काम करते हैं, PhD में आके सीखते हैं वो कि इसमें कैसे काम किया जाता है। लेकिन अगर आप फ्री हैं तो आप मास्टर्स कैंड पे या बैचलर्स कैंड पे सीख लें। तो जब जो लोग अब जब सुपरवाइजर को बताएंगे कि मैंने इसके ऊपर पहले से काम किया हुआ, तो कहेंगे यार आपको तो काम आता है, और फिर आप उसको इंटरव्यू में डिफेंड भी कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं कोर्सेरा पे अपनी फील्ड के रिलेटेड, कि कोई भी आपकी फील्ड है तो उसके रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वो करके उनकी सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। और अगर एटलीस्ट सर्टिफिकेशन ना भी लें तो आप पूरा कोर्स अटेंड करके अपनी CV मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इसको इस लेवल तक किया हुआ है। और अगर वो भी नहीं है तो कहा जाता है इस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कि आप मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इंजीनियरिंग के जो जितने भी आर्टिकल्स उठाए तो उन सारी मैथमेटिक्स ही आपको ट्रांजेक्शन्स में मिलती हैं। और जब स्टूडेंट्स आते हैं तो वो पहले 6 महीने तो समझने में लगा देते हैं कि मैथमेटिक्स में इसमें लिखा क्या हुआ है, इतनी सारी इक्वेशन ही तो लिखी है, इसमें हो क्या रहा है इसमें। तो इस तरह के टूल्स, इस तरह के स्किल्स आप स्ट्रेंथन करें, और जब आप वो अपनी CV में मेंशन करेंगे, अपनी ईमेल में मेंशन करेंगे, तो ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं और इन्हीं की बेस पे आपको सुपरवाइजर्स पिक करते हैं। मतलब अब क्योंकि एक ट्रेंड चल पड़ा है ना कि तकरीबन हर बंदे ने बैचलर्स में पेपर लिखने हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, आपने भी देखा होगा कि अब तो तकरीबन हर जो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो एक एक दो दो रिसर्च पेपर्स लेकर जो है ना वो मार्केट में आ रहा है कि मेरे पास इतने पेपर्स हैं। तो अब सुपरवाइजर्स इन चीज़ों को भी जो है ना ज़्यादा वेटेज देने लगे हैं। पहले रिसर्च पेपर की काफ़ी ज़्यादा वर्थ होती थी, लेकिन अब लोकल कॉन्फ्रेंसेज और इनकी वजह से रिसर्च पेपर की वर्थ थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन अगर भी अभी भी आप अगर बहुत अच्छी जगहों पे पब्लिश करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। Thank you for that. Attend courses which are relevant to your
सब्जेक्ट। तुफैल, मोहम्मद तुफैल भाई का भी क्वेश्चन यही आ रहा है, अभी मेरे ख्याल में हमने इसको डिस्कस भी कर लिया। सर, बैचलर स्टूडेंट्स हु टू राइट रिव्यू पेपर, अच्छा रिव्यू पेपर के बारे में मजीद जानना चाह रहे हैं कि रिव्यू पेपर, मेरे ख्याल में आप मुनीब ने एक्सप्लेन कर दिया। मुनीब, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। हाँ, जो रिव्यू आर्टिकल है बैचलर, ये प्योरली डिपेंड करेगा आपकी फील्ड के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जो मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, ये इंजीनियरिंग में तो लाई करेगा, हो सकता है मैनेजमेंट साइंसेज में इससे डिफरेंट हो, क्योंकि मैनेजमेंट साइंसेज में अक्सर वो लोगों को क्वेश्चनर भेज कर उनसे सर्वेस ले रहे होते हैं, उन उसकी बेस पे अपना वो रिसर्च कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, बट इंजीनियरिंग में ये होगा कि आप कोई ऐसा टॉपिक पिक करेंगे इस पे अभी तक रिव्यू लिखा नहीं गया, और उसके ऊपर एक अच्छा रिव्यू लिखेंगे। सबसे जो बेस्ट जर्नल होगा IEEE कम्युनिकेशन सर्विस में आप जाकर ना उसके जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं आप वो देख सकते हैं कि किस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश हुए हुए हैं। उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि रिव्यू आर्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। Right, 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 right. So, so what's your suggestion for the recent graduates who aspire to win Australian scholarship? So almost हमने उस process को discuss भी कर लिया, but एग्जैक्टली। what's your bullet points for them कि भाई ये काम है, ठीक है जी, ये नंबर वाइज आपने करके आने हैं। नंबर वन, रिसर्च पेपर्स के पीछे ना भागें, खुद को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें। टेक्निकली रिसर्च करें, सर ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च पेपर्स ना लिखें, बट अगर लिख रहे हैं तो अच्छी जगहों पर लिखें। प्रेडेटरी पेपर्स बिल्कुल ना लिखें, उनसे दूर भागें। ओपन एक्सेस में भी इंकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि पेपर पब्लिश करना ना, अभी IEEE एक्सेस एक बहुत कह लें कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी रैंकिंग में गया है, उसका 4 पॉइंट समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर भी हो गया है, लेकिन अब वो बहुत सी चाइनीज यूनिवर्सिटी से बैन होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसका 21 डेज रिव्यू टाइम है, और उसके अंदर आपको जो है ना नोटिफिकेशन मिल जाती है। अब वो पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी आप कहें कि बहुत सी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से अजीब अजीब से काम भी उसमें पब्लिश होना शुरू हो गए। आप अपनी फील्ड के सिर्फ आप ओपन करके खुद ही देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ काम नहीं था। तो कोशिश करें कि आप ओपन एक्सेस में ना पब्लिश करें, ठीक है, ये रिसर्च के हिसाब से हो गया। सेकंड, अपनी प्रोफाइल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें, कि आपको अपनी फील्ड के जो कोर चीज़ें हैं, आप कहें कि आपको कोर कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, अपने टेक्निकल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, जिनको आप इंटरव्यू में डिफेंड कर सकें। जो रीसेंट रिसर्च है उससे इन टच रहें कि अभी रीसेंट रिसर्च हो क्या रही है। रीसेंट रिसर्च के लिए आपको करना ये है कि आपको देखना है कि लाइक अभी आपके जो रिसर्च फील्ड के जर्नल्स हैं, टॉप जर्नल्स हैं, वो क्या क्या पब्लिश कर रहे हैं, उन फील्ड्स का आपको पता होना चाहिए। उसको रेगुलर पढ़ते रहें, ठीक है, और फिर अपनी प्रोफाइल आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग करें, CV अपडेट करें, उस सुपरवाइजर को कांटेक्ट करें। मेरी तो बेसिक सजेशंस तो ये होंगी इसमें। राइट, थैंक यू। और सैम का क्वेश्चन भी साथ में आया कि सैम भाई हमारे सीनियर हैं, ही इज डूइंग PhD इन पाकिस्तान। Sir, माशाल्लाह। can you please explain the theoretical contribution by a PhD scholar in his her research work, specifically from management sciences? मैनेजमेंट Okay, साइंस, yeah. मैनेजमेंट साइंसेस का मुझे बहुत डिटेल्ड नहीं पता, तो इसलिए मैं इस पे कोई एक्सटेंसिव कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हर एक का जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट होगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो इंजीनियरिंग में जो PhD की आउटकम सजेस्ट की वो एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कोई ऐसा काम, कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन करें जो अभी तक पहले नहीं हुई हुई। और उस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पहले तो आपने वो आपका आइडिया नॉवल होना चाहिए, ठीक है। जब आपका आइडिया नॉवल होगा, फिर उसको आपने एक्सटेंसिवली इवेल्युएट करना है थ्योरेटिकल प्रूफ्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जितना अच्छी तरह से उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकेंगे उसकी इतनी ज़्यादा वर्थ होगी। आप अक्सर आर्टिकल्स ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये प्रूफ है, इस हमने ये प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया, उसकी पूरी डेरिवेशन होती है, तो वो थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा वर्थ मैटर करती है। फिर थर्डली उसका कंपैरिजन मैटर करता है, कि अगर आपने जो काम किया है आपने उसका कंपैरिजन किससे किया हुआ है। वो कंपैरिजन आपने कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क से किया। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2020 में किसी 2014 के आर्टिकल से या 2012 के आर्टिकल से कंपेयर करेंगे तो उसकी वर्थ नहीं होगी। तो यू नीड टू डू द कंपैरिजन विद सम स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क 2018 2019 के वर्क से, और वो काम भी किसी अच्छी जगह पे पब्लिश्ड हो। अगर आप किसी प्रेडेटरी जर्नल के 2020 के भी काम से भी कंपेयर कर लेंगे तो उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। तो ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं। आपका आइडिया नॉवल होना चाहिए, उसके बाद कंट्रीब्यूशन जो है वो थ्योरेटिकली प्रूव होनी चाहिए, फिर सिमुलेशन बेस्ड वर्क जो है वो उतना एक्सटेंसिवली सॉलिड होना चाहिए, और कंपैरिजन होना चाहिए। अब हर PhD की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट 3 रिसर्च चैलेंजेस सॉल्व करें। मतलब हर साल के लिहाज से वो एक कर देते हैं ना कि ईयर 1 में एक रिसर्च चैलेंज, फिर ईयर 2 में दूसरा, फिर ईयर 3 में एटलीस्ट 3 रिसर्च चैलेंजेस जो है आप सॉल्व करें, और उनको इस तरह से आप लेकर चलें। तो ये एक पूरा PhD का टाइम प्लान हो सकता है।
लेकिन मैनेजमेंट साइंसेस के लिए आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। और ये चीज़ थोड़ी सी वेरी भी कर सकती है कंपेयर टू कि अगर आपकी पीएचडी किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लैब वर्क बेस्ड पीएचडी है और आपको एंड पे कोई प्रोजेक्ट पूरा बना के देना है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है, उसमें ये चीज़ें दूसरी तरह से होंगी। तो प्योर साइंसेज में आ जाएगा ना। हमारा मैनेजमेंट साइंसेज में सर्वे बेस्ड ही होती है, डेटा कलेक्शन सर्वे एग्जैक्टली ही होता है, एग्जैक्टली। प्राइमरी तो वो रिसर्च होती है। मैनेजमेंट का तो इतना डिटेल्ड मुझे मैं नहीं सजेस्ट कर सकूंगा, वो शायद आप मेरे से बेहतर माशाल्लाह सजेस्ट कर सकें। नहीं सर, मैं मेरे सीनियर में फिलहाल सीख रहा हूँ, आप सबसे सीख रहा हूँ। सो व्हाट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वीजा प्रोसेस, मुनीब। व्हाट्स द 476 वीजा एंड व्हाट्स योर सजेशन अबाउट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया ऑन दिस वीजा? सो अभी जरा वीजा प्रोसेस के बारे में, हम जाएंगे कैसे? सब कुछ हमने कर लिया, वहां जाना कैसे है? वीज़ा प्रोसेस ना, एक चीज़ मैं शायद पहले मिस कर गया, सॉरी फॉर दैट। जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको कहती हैं कि आप ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजनी है ना, वो किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू भेजें। ये स्पेसिफिकली जब मैं रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ तो इसमें है ना। तो आप यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करके भेज दें, तो वो आप एक्सेप्टेबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आपने ऑथोराइज एजेंट्स के थ्रू जो है ना डॉक्यूमेंट भेजने हैं। फिर उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही बहुत से ऑथोराइज एजेंट्स मौजूद होते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एजेंट्स हैं, मतलब जो जिन्हें हम कंसल्टेंट्स कहते हैं, ठीक है, लोकल कंसल्टेंट्स नहीं, लोकल कंसल्टेंट्स भी जो है ना वो अच्छे कंसल्टेंट्स को ही एट द एंड कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इस्लामाबाद में या लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं, आईडीपी हो गया, ऑस्पाक है, और इसी तरह करके जो ये इनके टेस्ट भी लेती है आइल्स के, एईओ, ठीक है, इस तरह करके मतलब मल्टीपल कंसल्टेंट्स हैं। तो अपन में से किसी एक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे आपकी कह लें कि अप्रूवल चाहिए होगी, आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, ठीक है। आप उनको जाकर ये ना कहें कि आप मेरी जगह पे अप्लाई करें या फिर आप मेरी जगह पे जो है ना वो क्योंकि उन वो अगर आप उनके पास जाके कहेंगे कि मुझे आप एडमिशन लेकर दें, तो आपको फी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर देंगे और कहेंगे कि ठीक है $20,000 ले और हम आपको फी ले देते एडमिशन ले देते हैं। आपने उन्हें कहना है कि मैं अप्लाई खुद से कर रहा हूँ, मुझे जहाँ से अप्रूवल मिलेगा आपने सिर्फ वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, या फिर मैक्सिमम ये होगा कि आपने मेरी जगह पे फॉर्म फिल कर देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर जब आपको अप्रूवल मिल जाता है यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जिन पे आपको एजेंट्स की जरूरत नहीं होगी, आप उन्हें सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट्स भेजें तो आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है ना। तो अगर आपको ऐसी जगहों पे एडमिशन मिल जाता है जहाँ पे आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस नहीं किया हुआ, तो आप उसको खुद भी जो है ना वो कह लें कि वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो आप खुद वीज़ा प्रोसेस करेंगे, आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है और आप वहाँ पर जाकर स्टूडेंट का सब क्लास 500 वीज़ा होता है, तो आप उसके फॉर्म डाउनलोड करें, उन फॉर्म्स को फिल करें, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो ऐड करें, अपने एसओपी साथ अटैच करें, अपनी सीवी अटैच करें, और अगर आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है वो भी आप अटैच, मतलब जितनी आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि मैं एक लीगल स्टूडेंट हूँ, जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, स्कॉलरशिप लेटर आप अटैच करेंगे, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे उतने आपके चांसेस हैं आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल मुश्किल प्रोसेस, इवन आपको ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा के लिए आपको कहीं पे पासपोर्ट भी जमा नहीं करवाना होता। होते हैं ना, आप एम्बेसी जाएंगे, पासपोर्ट जमा कराएंगे, स्टैंप लग के आएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पासपोर्ट में अभी तक कोई ऑस्ट्रेलिया की स्टैंप नहीं लगी कि उसको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला है। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा और वो आपके लिए इनफ होगा। और सिमिलरली अगर आप 476 वीज़ा की बात करें, 476 वीज़ा जो है ना, ये भी बिल्कुल रिसेंट वीज़ा आया है 2-3 साल पहले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। कि अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप इस वीज़ा पर 18 मंथ्स आ सकते हैं, 18 मंथ्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में, लाइक डायरेक्टली आप इसमें अप्लाई करें। और इस पे आके फिर प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें आगे नहीं पता होता कि अब आगे क्या करना है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी रहना है, अगर वो फिर आके और जॉब्स करना शुरू कर देते हैं। तो कोई प्लान करके नहीं आए होते कि हमने क्या करना है, बस वो इस शौक में कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वो इस शौक में आ जाते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच जाएंगे, वहां जाके देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो अगर आप 476 वीजा पर भी आ रहे हैं 18 मंथ्स के लिए, तो आप उसको प्लान करके हैं कि अपने आपका एम क्या है, आप आगे यहाँ पे जॉब ढूंढने आ रहे हैं, फिर आप आगे स्टडी करने आ रहे हैं। अगर जॉब ढूंढने आ रहे हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप उसके लिए अप्लाई करें। अगर स्टडीज के लिए आ रहे हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप स्टडीज के लिए अप्लाई करें। तो ये 476 वीजा में था। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि, ये तो हम स्कॉलरशिप के लिए बात करें ना, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारी बैचलर्स कंप्लीट होगी तो हम 18-20-25 लाख रुपए लगा कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करेंगे, और मतलब दे आर नॉट मोर कंसर्न इनटू कि हमें स्कॉलरशिप लेनी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं।
तो उनको उनके लिए भी दो पाथवेज हैं। वो क्या करते हैं, जब कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, कंसल्टेंट क्या करते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से उन्हें ज़्यादा फायदा मिल रहा होता है, क्योंकि कंसल्टेंट्स के भी अपने जो है ना वो यूनिवर्सिटी से लिंक्स होते हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो जहाँ से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है वो वहाँ पे उन्हें चिपका देते हैं कि आप यहाँ पे चले जाओ। तो उसके लिए भी अपनी थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि आपने कहाँ जाना है। और इवन मास्टर्स में अगर आप आ रहे हैं तो मास्टर्स के लिए ना आपको कह लें कि एक दो तरह के मास्टर्स हैं यहाँ पर। एक मास्टर्स बाय कोर्स वर्क है और एक मास्टर्स बाय रिसर्च है। तो जो मास्टर्स बाय कोर्स वर्क है उसमें आप पूरे चारों साल जो है ना चारों सेमेस्टर कोर्सेज पढ़ेंगे, और एंड पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे हमारे बैचलर्स में प्रोजेक्ट होता है उस तरह का कुछ करेंगे अपना उसमें। मास्टर्स बाय कोर्स वर्क में आपको कोई थीसिस नहीं लिखना, कुछ भी ऐसा नहीं करना। और जो मास्टर्स बाय रिसर्च है, स्पेसिफिकली जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसमें आपको एक कोर्स भी नहीं पढ़ना। आपको सुबह से शाम तक सिर्फ एक सुपरवाइजर के अंडर रिसर्च करनी है। तो जो लोग थोड़े से रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं और वो कहते हैं कि हमने 20-25 लाख रुपए लगा कर आने हैं, तो उनको ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप पहले थोड़ा सा अगर इंटरेस्टेड हैं, ये नहीं कि क्योंकि आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं हो तब रिसर्च नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करें और कहें कि एटलीस्ट मुझे आप स्कॉलरशिप ना दें, आप ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप दे दें, मैं बाकी चीज़ें मैनेज कर लूंगा, मैं वहाँ पे आके खुद अर्न कर लूंगा, देख लूंगा। ठीक है। और अगर वो सुपरवाइजर्स को भी कांटेक्ट नहीं करे तो फिर भी उनको ये सजेस्ट करूंगा कि मैं, अगर वो रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो वो मास्टर्स बाय रिसर्च पर आए और यहाँ पे आकर किसी सुपरवाइजर के साथ इनरोल हो। यहाँ पे वो अगर मास्टर्स बाय कोर्स वर्क में आते हैं ना तो उनके लिए वो 20 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, 20 आवर्स जो है ना वर्क लिमिट है। लेकिन अगर मास्टर्स बाय रिसर्च में आ रहे हैं तो आपके पास वर्क लिमिट नहीं है, जो उनकी नॉर्मल 39 आवर्स है या फिर 38 आवर्स है, मतलब वो मैक्सिमम वर्क लिमिट है जितने आप एक वीक में काम करते हैं ना। तो वो उस पर आप ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और फिर आप, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आपको एकेडमिक जो है ना जॉब्स मिलना इजी हो जाता है। मतलब आपको ट्यूटरशिप मिल सकती है, आपको लैब में आपको कोई काम करने को मिल सकता है, आपको कोई प्रोफेसर कह सकता है कि मेरे स्टूडेंट्स को टीच करो, या फिर आप खुद भी मतलब डिफरेंट एकेडमिक चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो ज़्यादा अच्छी हाईली पेड होती हैं एज कम्पेयर टू और जॉब्स। तो अगर कोई मास्टर्स बाय रिसर्च अच्छा में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और पैसे लगा के आना चाह रहा है तो आप वो इस पर आए। या अच्छा मुनीब, आप अभी जो मेंशन कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल आप अब पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सो क्या जी। आप साथ में जॉब कर सकते हैं कोई और पैसे कमाने के लिए, या स्कॉलरशिप इतनी इनफ होती है कि आपको सब कुछ आपका कवर हो जाता है? सो नॉर्मली जो स्कॉलरशिप होती है वो इनफ होती है कि एक सिंगल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कवर हो जाता है। आपको स्कॉलरशिप मिलती है तकरीबन $27,000 पर एनम ना, पर ईयर। और जो कि तकरीबन 2200 पर मंथ बनती है। तो इट इज़ मोर देन इनफ अगर आप सिंगल रह रहे हैं और आपके कहीं के आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके साथ आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप स्टूडियो लेना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक अच्छा आपको कहीं के $1,000 में अच्छी अकोमोडेशन मिल सकती है, 1000 से कम में ही मिल सकती है। और अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो फिर तो और कम में मिल सकती है। तो और इतने जो एक्सपेंस है खाने पीने का, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। तो अब 1300 से 1500 डॉलर्स में आप अपना अच्छा कह लें कि बजट मैनेज कर सकते हैं और कुछ सेविंग्स भी कर सकते हैं। जहाँ तक रही जॉब की बात, तो ये सब मैटर करता है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर करती हैं कि आप वीकली जो है वो 10 आवर्स पढ़ा सकते हैं, 10 आवर्स काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफर करती हैं कि 8 आवर्स आप पढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ भी काम कर सकते हैं। मतलब वीकली आपको, जैसे मास्टर्स बाय कोर्स वर्क के स्टूडेंट्स की लिमिटेशन है ना कि वो एक वीक में 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसी तरह से हर स्कॉलरशिप के लिए, मतलब आपको वीज़ा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीज़ा आपको जो मिलेगा उसके ऊपर लिखा होगा कि आप फुल, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, मतलब जो डेफिनेटली आपको अगर वीक फोर्टनाइटली पे कर रहे हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप काम करें, आप ये ना हो कि बाकी काम करते रहें। तो उनकी फिर अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। कुछ कहते हैं आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, कुछ 6 घंटे। अगर आप कहें कि आप 2 घंटे भी या फिर 8 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो जो एकेडमिक पोजीशंस हैं उनकी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन एकेडमिक पोजीशन से। मतलब एकेडमिक नॉर्मली आपकी स्टार्ट होती हैं $45 पर आवर से। अगर आप कोई भी, लाइक आप ट्यूटर्स के लिए उनके इवन एग्जाम्स भी अगर चेक कर रहे हैं तो वो $45 पर आवर से स्टार्ट होती हैं। लेकिन नॉन एकेडमिक जो है ना वो कम है, इससे काफ़ी कम है। वो 25 या 22 से इस तरह स्टार्ट होती हैं। ये आप बट स्टिल इट इंस्टीट्यूशन के मैटर्स अंदर कि की आप कहाँ बात पे कर ऑफ रहे हैं, करें। ये आप जी, इंस्टीट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशन। बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको जी, स्कॉलरशिप एग्जैक्टली। मिली? राइट। नहीं, अभी वो आप आप किसी भी, मतलब लेट्स सपोज आप स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में हैं तो आप मोनेश के लिए भी काम कर सकते हैं, आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ एकेडमिक पोजीशंस की बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक जो और जॉब्स होती हैं, फिर इसको कैजुअल वर्क कहते हैं यहाँ पे।
राइट। तो अभी आप कौन से वीजे पे हैं मुनीब? आप मैं भी स्टूडेंट वीजा पर ही हूँ, स्टूडेंट वीजा पर हूँ, और इसका सब क्या क्लास नाम है? 500, सब क्लास 500। ऑलराइट, ऑलराइट। सो राइट, तुफैल का नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सर ऑनलाइन कोर्सेज का कोई एडवांटेज होता है स्कॉलरशिप लेने का विद रेलिवेंट फील्ड वेबसाइट लाइक फ्यूचर लर्न, Allison's Open Learn, etc., which provides online courses? Would you like ऑनलाइन to कोर्सेज respond? का डेफिनेटली फ़ायदा होता है स्कॉलरशिप में। मतलब ये नहीं होगा कि आपने कोर्सेज लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आप उससे जो सीखेंगे आप उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं अपनी सीवी में, अपनी कवर ईमेल में, कि सुपरवाइजर्स को शो करने के लिए कि आप अगर फ्री भी हैं तो आप काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कि बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और उनकी बेस पे है कि आप वो लेटर लेंगे, वो एम्बेसी को जमा करवाएंगे कि देखें मुझे ये लेटर मिला है, और इसकी बेस पे आप अप्लाई करेंगे वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सुपरवाइजर सिर्फ अप्रूवल दे देगा, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप का लेटर आपको मिल जाएगा। तो वो इनफ होता है आपके लिए। और आप बहुत बहुत ईजी प्रोसेस है, सिंपल। दो फॉर्म्स फिल करने होते हैं, शायद 1022 है, और मतलब दो फॉर्म्स आप जाएंगे आपको खुद ही मिल जाएंगे फॉर्म नंबर। तो दो फॉर्म्स आपने फिल करने ठीक हैं वीज़ा में, आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप लेटर मिलता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है है। कि इस स्टूडेंट को मंथली इतने मिलेंगे या ईयरली इतने मिलेंगे। तो वो आपके लिए कह लें कि एक स्टेटमेंट होती है कि ये वहां पे जाके सरवाइव कर लेगा। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। और वो बैंक स्टेटमेंट मैटर हाँ, करती है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप आ रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप 2 साल के मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ के 2 साल के एक्सपेंसेस शो करने हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतने एक्सपेंसेस हैं। तो वो मैटर करता है कि 2 साल में अब मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे 18,000 या 25,000 के करीब कहते हैं, $25,000 आपको शो करने होते हैं तकरीबन। ये चीज़ वेरी करती रहती है, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कितना मेंशन किया हुआ है कि आपने शो करना है कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं और आप वहाँ पे सरवाइव कर लेंगे उसमें ना। और इसी तरह से अगर आप 4 इयर्स वीज़ा पे आ रहे हैं तो शायद 50,000 या फिर 60,000 के डॉलर्स के करीब आपको शो करने होते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये यूएस डॉलर से डिफरेंट है थोड़ा सा ना, काफ़ी फर्क है। राइट। तो वो आपको शो करना होता ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में से भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन कमेंट इट। सो मुनीब विल रिस्पॉन्ड टू दैट। मुनीब, कल्चरल रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से कुछ उसके ऊपर कमेंट कर दें, क्योंकि यहाँ से अगर आप जा रहे हैं सो यू हैव योर है। ओन पर्सपेक्टिव, तो वहाँ कल्चरली पर क्या काफ़ी ओपन है, मतलब यहाँ पे लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा बिल्कुल भी जो है ना वो आप कहें कि आपको नहीं होगा कि फील नहीं होगा कि आप किसी और जगह पे, क्योंकि अक्सर सॉरी जस्ट अ मिनट। माहौल? टेक यू टाइम, टेक यू। लाइक अक्सर जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कुछ कंट्रीज में रेसिज्म है और ऐसा है, बट ऑस्ट्रेलिया में मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह फील नहीं हुआ। तो कल्चरली ये एक्सेप्ट करते हैं आपको, बल्कि आपको सपोर्ट करते हैं। इवन अगर आप नए नए आते हैं तो आपको थोड़ा से आप हेजिटेंट होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो इंग्लिश है ना वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये जो हम नॉर्मली कह लें कि मूवीज में या फिर सुन रहे होते हैं, इनकी थोड़ी सी उससे भी एक्सेंट डिफरेंट है। तो ये आपको जो है ना उसमें ये नहीं करते कि आपको समझ नहीं आ रही है ऐसा कुछ भी, तो दे एक्चुअली सपोर्ट यू। और फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी इट इज़ क्वाइट गुड। मतलब आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर उसके रिलीजन के लिहाज से ना आपको यू आर फ्री टू प्रैक्टिस दैट रिलीजन, आपको कोई मसला नहीं है। और अगर मैं इस्लाम के लिहाज से देखूं तो तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में मुसल्ला है। मतलब आपको एक किस्म की मस्जिद है तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि नॉर्मली बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा नहीं है। और काफ़ी बड़े बड़े कह लें कि यहाँ पे मसाजिद मौजूद हैं मेलबर्न में और सिडनी में। मतलब वो कोई भी आपको किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेम गोज विद द हलाल मीट।
हलाल मीट में भी आपको हर तरह का हलाल मीट मिल जाएगा, ठीक है। और इवन हैंड स्लॉटर्ड भी आपको मिल जाएगा, हैंड स्लॉटर्ड चिकन, जो कि बहुत सी जगहों पे बहुत मुश्किल होता है। लाइक मेरे एक दोस्त आयरलैंड में होते हैं, तो उन्हें अभी तक हैंड स्लॉटर्ड चिकन लेना जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ पे वो रहते हैं उन्हें किसी और सिटी से जाके लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको मेलबर्न में और सिडनी में और अच्छे सिटीज में तकरीबन हर जगह पे हैंड स्लॉटर्ड चिकन भी मिल जाएगा। तो इस लिहाज से Right. काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू बहुत से यूरोपियन कंट्रीज, अगर मैं कहूँ तो। Thank you, Munib. Thank you for all this information. Any your वही। concluding remarks and suggestion for the students who are currently studying or are they in finals of their studies in Pakistan? So, what will be your recommendation or suggestion? मजा बहुत आ रहा है, दिल नहीं चाह रहा कि तुम्हारे साथ ये सेशन खत्म हो यार। पता ही नहीं चला और टाइम गुजर गया। माशाल्लाह, you are such a resourceful person. थैंक यू सो मच, Go मुझे on. भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं यही कहूँगा कि डिटरमिन्ड रहें, शॉर्टकट्स पे ना जाएं। मतलब एटलीस्ट अगर आप डिटरमिन्ड होंगे, आप एफर्ट करेंगे, यू विल गेट द रिवॉर्ड फॉर इट। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग भी इसी तरह से की थी कि मैंने तकरीबन, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने 1 साल सिर्फ इस चीज़ में लगाया कि आप रिसर्च करना सीखें, जो बैचलर्स में मेरे सुपरवाइजर थे। और तकरीबन 6 महीने तो मैं सिर्फ रिसर्च पेपर्स पढ़, मैं उन्हें पेपर लिख के भेजता था। मैं भी इसी तरह जैसे बाकी बैचलर्स के स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मुझे रिसर्च पेपर लिखना है, तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा, मुझे 1 हफ्ते बाद टॉपिक मिल जाएगा कि अच्छा इस पे काम करना शुरू कर दो, ये कर दो। वो 1 हफ्ता गुजरा, उन्होंने पेपर दिया कि अच्छा ये पढ़ो। मैंने वो पढ़ा। मतलब बहुत मुश्किल से, पहले हो तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, अगर आप नई नई रिसर्च शुरू करो तो रिसर्च पेपर की वर्डिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। तो मैंने वो पढ़ के उनको समरी भेजी, फिर उन्होंने दूसरा भेज दिया, फिर अच्छा ये पढ़ो, ये पढ़ो। उन्होंने शायद मेरे से 30-40 पेपर तो इसी तरह से पढ़ाया। अब एक एक हफ्ते में दो दो पेपर्स पढ़े, मतलब मेरे 6 महीने सिर्फ रिसर्च पेपर पढ़ने में लगे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम ये देखने हैं। अब फिर अच्छा, आप टेक्निकली काम करना चाहते हो, कौन सा करना चाहते हो? मैंने कहा टेक्निकली करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अच्छा ये टूल है ना, ये सीख कर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अब मैं सीख के आ जाता हूँ। वो किया, फिर उसके बाद अच्छा अब ये सीख कर आ जाओ, अब ये करके आ जाओ, अब ये करके आ जाओ। तो एटलीस्ट वो ना मुझे देख रहे थे कि ये एटलीस्ट देख कर लेगा या काम नहीं करेगा, या फिर मतलब एक रिसर्च जॉब पे अगर कोई अच्छा रिसर्चर है, क्योंकि जो भी मेरे सुपरवाइजर थे बैचलर्स में, वो भी माशाल्लाह आयरलैंड में है, वहाँ पे लेक्चरर हैं उसी एक यूनिवर्सिटी के। तो मतलब वो देख रहे थे कि एटलीस्ट ये काम भी कर लेगा, फिर मैं टॉपिक देकर वो टॉपिक जाया तो नहीं कर दूंगा। तो मैंने 1 साल सिर्फ ये देखा कि रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च हो क्या क्या रही है, अभी क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या टूल्स हैं। तो आप अगर डिटर्मिन्ड रहेंगे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड। और उसके बाद जब आप 1 साल अगर सिर्फ सीखेंगे, काम करना सीखेंगे, तो उसके बाद जो आपकी आउटपुट आएगी उसकी वर्थ होगी। अगर आप डायरेक्टली पहले दिन से, वो एक फॉर्मूला होता है ना, जैसे लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ही मेरे सुपरवाइजर कहते थे कि एक गीगो होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपकी इनपुट गार्बेज होगी, आउटपुट भी गार्बेज ही आएगी। कि अगर Yes. आपका इनपुट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको कहा जाए अच्छा ये रिसर्च टॉपिक है, इस पे काम करना शुरू कर दो, तो आपको ना रिसर्च की एबीसी पता, ना कुछ और पता। तो पहले आप स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि डिटर्मिन्ड रहें, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, और शॉर्टकट्स पे ना जाएं। शॉर्टकट्स पे जाते हैं तो टेम्परेली तो बहुत फैसिनेट करते हैं। मतलब मेरे साथ स्टूडेंट्स थे, और वो बैचलर्स के आखिरी सेमेस्टर में हमारे 3 पेपर हो गए, हमारे 4 पेपर हो गए, एंड आई वाज लाइक मेरा तो अभी तक एक भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कोई अभी तक काम भी शुरू नहीं किया, लेकिन वो उस टाइम पे उनकी टेम्परेरी लग रहा होता था। लेकिन उन चीज़ों के पीछे ना भागें। एक अच्छी क्वालिटी, अगर क्वालिटी रिसर्च करते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होगी, और वो चीज़ आप फिर आपको आगे पीएचडी में या मास्टर्स पर रिसर्च में भी हेल्प करेगी। मतलब जो आपने पीएचडी में आके रिसर्च करना सीखनी है, मतलब ये सारे शॉर्टकट्स पाकिस्तान में चल जाएंगे। जब आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, तो आपको आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप हफ्ते में पेपर लिख लें, या महीने में पेपर लिख लें, या फिर 3 महीने पेपर लिख लें। आपको कहा जाता है कि टिक के बैठ कर काम करो और हमें आउटपुट शो करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पेपर लिखना भी है या नहीं लिखना। तो वो जब वो एक माइंडसेट बना होता है कि मैं तो बस ये कॉपी पेस्ट करके और सारा कुछ करके पेपर लिख लूंगा, तो उनके लिए यहाँ पे आके काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनकी तरफ ना जाएं, शॉर्टकट्स पे ना जाएं, और एक अच्छा काम करें, और अपनी कह लें कि एक अच्छी वर्थ वर्थ बनाएं, पाकिस्तानियों की वर्थ बनाएं किसी फॉरेन कंट्रीज में जब आप अप्लाई कर रहे हो। ना कि आप 10 पेपर्स के साथ जाएं और यू गेट एंड अप विद नथिंग। Right. तो Thank you दैट्स very ऑल। much, Munib. And how students or participants who want some help and to want to reach you out, so किस तरह वो आपसे राब्ता कर सकते हैं? मैं फेसबुक पर तो हूँ, लेकिन आजकल आपको पता है मैं थोड़ा सा उससे आउट हुआ हूँ ना, मैं स्कॉलरशिप नेटवर्क में आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ डेडलाइंस थी वो मीट करनी थी। लेकिन वो मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुनीब के नाम से ही आईडी है।
और अगर नहीं तो दे कैन ईमेल मी munib.mh1@gmail.com। लेकिन ये जितनी भी मतलब हमारी डिस्कशन हुई है इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ जो है ना, वो आपने भी देखा होगा कि मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ पोस्ट पहले से किया हुआ है कि मतलब सुपरवाइजर्स को कैसे फाइंड करना है। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर वो पहले वो देख ले, ठीक है, उसके बाद अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो फिर वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं ईमेल पे ज़्यादा जल्दी शायद रिस्पॉन्स कर दूँ, munib.mh1@gmail.com। तो उस पर वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते राइट। हैं। आप अपनी यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हम कमेंट बॉक्स में छोड़ दें ताकि ओके, मैं शेयर कोई कर दूँ। अपनी। वैसे अगर आप साइबर मुनीब लिखें तो यू विल फाइंड माय चैनल को मैंने थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफायर के साथ ही रखा, तो साइबर मुनीब। बिकॉज वर्किंग So इन द साइबर Munib, सिक्योरिटी फील्ड। perfect, excellent, brilliant. Munib, it was absolutely an honor and a great privilege थैंक यू talking सो to you, मच knowing फॉर all हैविंग these मी, थैंक यू सो मच, information from you. थैंक यू सो Jazakallah, मच। thank you for your time. See वालेकुम you again. अस्सलाम वालेकुम, Bye अल्लाह bye. हाफिज़।